हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत बहुत फेमस, बहुत मशहूर प्लेराइट रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम उनको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो किसी भी प्रकार का लिटरेचर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उस हर एग्ज़ाम के लिए आपको शेक्सपियर के बारे में, उसके प्लेस के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है शेक्सपियर के लाइफ के बारे में। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन। तो शेक्सपियर जो हैं, उनकी जो डेट्स हैं वो हमें जो पता है रिकॉर्ड्स के अनुसार 26 अप्रैल 1564 से लेके 23 अप्रैल 1616 तक। 1616 में उनकी डेथ हुई थी। हालांकि जो 26 अप्रैल वाली उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो 26 अप्रैल को ही पैदा हुए थे। हालांकि कुछ बायोग्राफर्स का ये मानना है कि 26 तारीख को वो बैप्टाइज किए गए थे और पैदा वो 23 अप्रैल को हुए थे। 23 अप्रैल एक्चुअली इसलिए भी मानते हैं कुछ बायोग्राफर्स क्योंकि वो उनको अपीलिंग लगता है, क्योंकि 23 अप्रैल को वो पैदा हुए और 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु हुई। तो इसकी वजह से कुछ बायोग्राफर्स ऐसा मानते हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अप्रैल है और 26 को वो बैप्टाइज हुए थे। इन डेट्स को दोस्तों आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में या जैसे नेट वाला एग्ज़ाम होता है उसमें ये वाली डेट्स पूछी जा सकती हैं। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जानते हैं। वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी हैं और इस नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर सिंपली उनको द बार्ड भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोएट। सो दूसरी भाषा में द बार्ड ऑफ एवन और द पोएट ऑफ एवन। ऑलराइट, जो उनके प्लेज हैं, जो उनके वर्क्स हैं, तो वो टोटल संख्या में 39 प्लेज, 154 सोनेट्स और 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। सोनेट्स पोएम्स ही होती हैं, दे आर जस्ट 14 लाइन पोएम्स। बात करें उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, तो जो उनके पिता हैं उनका नाम था जॉन शेक्सपियर और उनकी जो माता हैं, जो उनकी मदर थी, उनका नाम था मैरी आर्डन। वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे और अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। एंड ही ऑफ 8 चिल्ड्रन, जो टोटल थे 8 उनके बच्चे थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के। उनमें से शेक्सपियर तीसरे संतान थे एंड ही वॉज द एल्डेस्ट लिविंग सन। उनकी शादी हुई थी एन हैथवे नाम की महिला से। शी शेयर्स हर नेम विद द हॉलीवुड एक्ट्रेस एन हैथवे, जो कि अगर आपने डार्क नाइट देखी होगी तो उसमें कैट वुमेन थी। अगर आप में से किसी ने प्रिंसेस डायरीज़ देखी होगी तो जो प्रिंसेस डायरीज़ की हीरोइन थी, या फिर जो इंटरस्टेलर में थी मैथ्यू मैककॉनही के साथ, एन हैथवे। शेक्सपियर की जब शादी हुई, जब उन्होंने एन हैथवे से शादी की थी, तो एन हैथवे 26 साल की थी और शेक्सपियर कुल 18 साल के। उनकी जो पहली संतान थी, उनकी जो बेटी थी सुज़ैना, जब शेक्सपियर की शादी हुई उसके 6 महीने के बाद डॉटर उनकी जो थी, जो उनकी बेटी सुज़ैना थी, उनका जन्म हुआ। उसके करीबन 2 साल बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम हैमलेट था और बेटी का नाम जूडिथ। जो उनका बेटा था हैमलेट, उसकी मृत्यु हो गई थी करीबन जब वो 11 साल के थे। उस समय पे उनकी मृत्यु हो गई थी हैमलेट की। किस कारण से हुई थी वो नहीं मालूम। ये वाली जो लाइन है, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये जॉनसन, बेन जॉनसन, जो कि अपने आप में एलिजाबेथन एरा के, रेनेसां एरा के बहुत बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट प्लेराइट रहे हैं, उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोला था नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। इस लाइन को दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज़ ये वाली लाइन, ये वाला जो कोट है, कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये वाली लाइन किसने कही थी या किसके बारे में कही थी, या फिर आपको बेन जॉनसन दे दें, आपको क्वेश्चन क्या दे देंगे कि व्हाट डिड बेन जॉनसन से ऑन शेक्सपियर, सो समथिंग अलोंग दोज लाइन्स। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर कोट, हु सेड इट एंड फॉर हुम दे सेड इट। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें उनके थिएट्रिकल करियर के बारे में। ट्विंस के बर्थ के बाद 1585 से लेके 1592 के बीच के जो साल हैं,
उन सालों में शेक्सपियर ने क्या किया, वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बायोग्राफर्स को है नहीं। तो इसलिए जो ये वाले साल हैं उनको स्कॉलर्स शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड बिकॉज उस वाले पीरियड के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। शेक्सपियर ने एक्चुअली लिखना कब स्टार्ट किया था, तो अगेन उसके बारे में भी डेफिनेटिवली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं दे वर ऑन द लंदन स्टेज बाय 1592, और तब तक वो इतने फेमस हो चुके थे कि प्रिंट में जो रॉबर्ट ग्रीन नाम के लेखक थे वो भी काफ़ी मशहूर लेखक थे उस समय, उन्होंने शेक्सपियर पे प्रिंट में अटैक किया था इन हिज ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। इस काम में जो ग्रीन है वो शेक्सपियर को अक्यूज़ करते हैं कि शेक्सपियर इज़ ट्राइंग टू रीच अबव हिज रैंक in trying to match the university educated writers like Christopher Marlowe, Thomas Nash and Robert Greene himself, the so-called university wits. 1594 के बाद अगर हम देखें तो जो शेक्सपियर के प्लेस थे वो सिर्फ लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन, जो एक ये कंपनी का नाम था और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिसमें शेक्सपियर भी शामिल थे, तो उनके जो प्लेस थे वो सिर्फ लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। ये वाली कंपनी जो थी काफ़ी जल्दी इट बिकेम द लीडिंग प्लेइंग कंपनी इन लंदन। हालांकि 1603 में 1603 में ये वाला साल याद रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1603 जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई थी, ये वाला साल अगेन आई एम रिपीटिंग, ज़रूर याद रखिएगा कि 1603 में क्वीन एलिज़ाबेथ की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद इस कंपनी का नाम लॉर्ड चेम्बरलेन्स मेन से बदल के किंग्स मेन रख दिया गया था। 1599 में अ पार्टनरशिप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उन्होंने अपना खुद का थिएटर बनाया था टेम्स रिवर के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने रखा था द ग्लोब। अगेन वेरी इम्पोर्टेंट, द ग्लोब, इट वाज बिल्ड इन 1599। उसके बाद 1608 में जो ये वाली पार्टनरशिप थी इन मेंबर्स की, दे ऑल्सो टुक ओवर द ब्लैकफ्रायर्स इंडोर थिएटर। और शेक्सपियर क्योंकि इस कंपनी से एसोसिएटेड थे तो उसकी वजह से ही ऑल्सो बिकेम अ वेल्दी मैन। शेक्सपियर बाद में जब एज अ प्ले राइट उनके प्लेस फेमस हो चुके थे, होने लगे थे, उसके बाद भी शेक्सपियर कंटिन्यू करते रहे एक्ट करना। येस, शेक्सपियर वॉज एन एक्टर और उन्होंने अपने कई प्लेस में खुद भी परफॉर्म किया है। उसके प्ले राइट सक्सेसफुल जब वो बन गए उसके बाद भी वो अपने प्लेस में या किसी और के प्लेस में ही कंटिन्यू टू एक्ट। इसका एक सबूत तो ये है कि 1616 एडिशन जो था बेन जॉनसन के वर्क्स का, उसमें शेक्सपियर का नाम आता है एज एन एक्टर। कौन कौन से प्लेस के लिए? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड सेजानस हिज फॉल। तो इन दो प्लेस में शेक्सपियर का नाम लिस्ट किया गया है इन द लिस्ट ऑफ द एक्टर्स। सो ये इस बात का प्रूफ है कि शेक्सपियर सक्सेसफुल होने के बाद एज अ प्ले राइट भी कंटिन्यू करते रहे वर्क करना एज एन एक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, यूनिवर्सिटी विट्स क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश। अगेन ये तीन नाम और ये एक टर्म यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये वाला नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दैट हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स। आपको दे देंगे, आपको फिर वो तीन एक कॉम्बिनेशंस देंगे या फिर आपको ये तीनों एक नाम दे देंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी के इन तीनों को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको चार ऑप्शंस दे देंगे, जैसे उसमें एक ऑप्शन होगा आपका यूनिवर्सिटी विच ऑफ कोर्स इज द करेक्ट आंसर, या फिर ब्लूम्सबेरी ग्रुप या प्री रैफेलाइज करके, लेकिन द आंसर इज यूनिवर्सिटी विट्स। अगेन इम्पॉर्टेंट। शेक्सपियर के कुछ लेटर ईयर्स की या लास्ट ईयर्स की बात करें तो 1610 के बाद शेक्सपियर ने प्लेस लिखना काफ़ी कम कर दिया था, और ऐसा कहते हैं कि 1613 के बाद कोई भी प्लेस उन्होंने अकेले नहीं लिखा। उनके जो लास्ट 3 प्लेस थे वो कोलैबोरेशंस थे, मोस्ट प्रोबेबली विद जॉन फ्लेचर। उनकी जो मृत्यु थी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, 23 अप्रैल को हुई थी 1616 में, जब वो 52 साल के थे।
and he was survived by his wife and two daughters, Susanna and Judith. If you remember, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, जुडिथ जो थी वो उनके जो जुड़वा भाई थे हैमलेट, उनकी डेथ हो गई थी जब वो 11 साल के थे. Shakespeare retired in 1613 before the Globe Theatre burned down during the performance of Henry VIII. Okay? तो शेक्सपियर 1613 में रिटायर हो गए थे जब ग्लोब थिएटर जो था वो बर्न हो गया था. किसकी परफॉर्मेंस के टाइम पर? उस टाइम पे क्या परफॉर्मेंस चल रहा था? हेनरी द एट, जो शेक्सपियर का खुद का प्ले है हेनरी द एट, उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द ग्लोब थिएटर बर्न्ड डाउन and Shakespeare retired after that in 1613. शेक्सपियर की डेथ के बाद उनको दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में. जो उनका एपिटाफ है दैट इंक्लूड्स अ कर्स अगेंस्ट मूविंग हिज बोन्स. अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एपिटाफ है उनका, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स. सो बेसिकली शेक्सपियर इसमें उनको बोल रहे हैं कि जो मेरी बोन्स को, जो यहाँ पर बरीड हैं, जो उनको ऐसे के ऐसा रहने देगा वो ब्लेस होगा, ब्लेस्ड ही भी, और दैट मैन विल बी कर्स्ड द मैन दैट मूव्स माई बोन्स. तो इसलिए जब जहाँ पर शेक्सपियर को बरी किया गया था वो आज तक भी वहीं पर बरीड हैं. जब उस वाली सेमेट्री की वहाँ पर उसको मरम्मत की गई थी तो इट वॉज केयरफुली अवॉइडेड कि शेक्सपियर का जो ग्रेव है उसको ना छेड़ा जाए. इट वॉज लेफ्ट लाइक एज इट इज़. ये एपिटाफ इनका इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव वाले में अगेन लाइक जो नेट के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. शेक्सपियर के वर्क्स की, उनके प्लेस की बात करें तो जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्क्स हैं शेक्सपियर के उसमें आते हैं रिचर्ड द थ्री और हेनरी द सिक्स के 3 पार्ट्स, जो कि अर्ली 1590s में लिखे गए थे जब हिस्टोरिकल ड्रामा वोग में थे. तो उनकी जो फर्स्ट हिस्ट्रीज़ हैं वो हेविली ड्रॉ करती हैं 1587 का जो रफाइल हॉलिनशेड का क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये जो उनके क्रॉनिकल्स थे, रफाइल हॉलिनशेड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम. एक ये वाला हॉलिनशेड और एक प्लूटार्क, ये दोनों नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर की हिस्ट्रीज़ के लिए और शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं उनके लिए. ये दोनों नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं और आई थिंक एक आध बार पूछा भी है कि शेक्सपियर के सोर्सेज क्या थे फॉर हिज हिस्टोरिकल प्लेज एंड फॉर हिज रोमन एंड द ग्रीक प्लेज. तो वो वाले जो हैं, ये वाले दोनों नेम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लूटार्क एंड हॉलिनशेड. शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज थे they were also influenced by the works of other Elizabethan dramatists themselves, जैसे कि थॉमस किड हो गए या फिर क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, and also by the plays of Seneca, Seneca, Seneca. इन तीनों से भी शेक्सपियर के वर्क्स इंस्पायर्ड थे. अर्ली 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर ने अपने सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे जिनमें मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये 3 शामिल हैं. एंड हिज अदर बेस्ट नोन ट्रेजेडीज़, काफ़ी क्रिटिक्स मानते हैं कि जो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं दे रिप्रेजेंट द पीक ऑफ हिज आर्ट. जो शेक्सपियर की लास्ट मेजर ट्रेजेडीज़ हैं जैसे कि एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलेनस, दे आर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज़ बाय T.S. एलियट, जो कि 20th सेंचुरी के बहुत बहुत फेमस राइटर और क्रिटिक दोनों थे, पोएट एंड क्रिटिक. उसके अलावा ये वाले जो दोनों प्लेज हैं दे आर ऑल्सो सेट टू कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री. जो शेक्सपियर का फाइनल पीरियड है उसमें शेक्सपियर turned to write romance or tragic comedy and he completed 3 major plays, Cymbeline, The Winter's Tale and The Tempest, as well as the collaboration Pericles और The Prince of Tyre. उसके अलावा शेक्सपियर ने 2 और प्लेस पे कोलैबोरेट किया था जिनका नाम है हेनरी द एट एंड द 2 नोबल किंग्समैन.
मोस्ट प्रोबेबली जॉन फ्लेचर के साथ ही कोलैबोरेटेड। 1592 और 93 के प्लेग के बाद शेक्सपियर के जो प्लेस थे दे वर परफॉर्म बाय हिज ओन कंपनी एट द थिएटर एंड द कर्टन। द थिएटर एंड कर्टन ये दोनों थिएटर्स के नाम हैं, याद रखिएगा क्योंकि कई बार वो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि थिएटर्स के नाम क्या क्या थे। सो द थिएटर इटसेल्फ वाज द नेम ऑफ द थिएटर एंड द कर्टन टू। उसके बाद when the company found themselves in dispute with their landlord, they pulled the theatre down. उसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने थिएटर को पुट डाउन करके उसी के टिम्बर से कंस्ट्रक्ट किया था द ग्लोब। ओके, द फर्स्ट प्ले हाउस दैट वाज बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स। सो जो ग्लोब था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था 1599 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो द ग्लोब जो था इट ओपन इन 1599, जिसमें कि जूलियस सीजर वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस जो कि वहाँ पर स्टेज किया गया था। जो 1599 के बाद के ज़्यादातर शेक्सपियर के प्लेज हैं दे वर रिटन फॉर द ग्लोब, इंक्लूडिंग लाइक हैमलेट, अथेलो एंड किंग लियर। जो किंग्स मैन थे, जो इनिशियली जिनको लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन भी बोलते थे, उनका बाद में जैसे कि मैंने बताया था नाम बदल के रख दिया गया था द किंग्स मैन 1603 में एलिजाबेथ की डेथ के बाद, जब नए किंग बने थे किंग जेम्स 1608 में। उसके बाद तो जो ये वाले शेक्सपियर के प्लेस थे जो किंग्स मैन थे they used to perform at the indoor Blackfriars Theatre during the winters and at the Globe during the summers. शेक्सपियर की कंपनी में बहुत फेमस एक्टर्स काम करते थे, जिनमें से कुछ 4 के नाम आपके सामने हैं, रिचर्ड बर्बेज, विलियम कैंप, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। These all worked in the Shakespeare's company. Burbage जो थे, रिचर्ड बर्बेज, he played the leading role in the first performances of many of Shakespeare's plays, जैसे कि रिचर्ड द 3 में, हैमलेट में, ओथेलो में एंड किंग लियर में। वेरी वेरी फेमस नेम्स, याद रखिएगा। अगेन आपके नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों नेम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट फोलियो, अगेन द टर्म इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं या फिर शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट फोलियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टॉपिक के लिए। 1623 शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1616 में। तो उसके बाद 1623 में 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल, शेक्सपियर के 2 फ्रेंड थे ये वाले किंग्स मैन से, उन्होंने फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया था जो कि एक कलेक्टेड एडिशन था शेक्सपियर के प्लेस का। उसके अंदर 36 टेक्स्ट थे, जिनमें से कि 18 पहली बार प्रिंट किए जा रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं शेक्सपियर ने सिर्फ प्लेस नहीं लिखे, वो ज़्यादातर फेमस अपने प्लेस के लिए हैं, पर शेक्सपियर ने प्लेस के अलावा कुछ पोएम्स और सोनेट्स भी लिखे थे। 1593 और 54 में जब थिएटर्स बंद हो गए थे प्लेग के कारण, तो शेक्सपियर ने 2 नैरेटिव पोएम्स पब्लिश किए थे, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस। ये वाले दोनों वर्क्स जो थे ही डेडिकेटेड देम टू हेनरी रायो थेस्ली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो वीनस और एडोनिस है उसके अंदर छोटी सी एक लाइन में अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो जो एडोनिस है ही इज़ डिपिक्टेड एज एन इनोसेंट वन जो कि सेक्सुअल एडवांसेस वीनस के रिजेक्ट करता है, वाइल इन द रेप ऑफ लुक्रीस जो लुक्रीस है शी इज़ द वर्चुअस वाइफ हु इज़ रेप्ड बाय टार्किन, TARQUIN। जो ये वाले काम थे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, और ये वाले दोनों काम शेक्सपियर के काफ़ी पॉपुलर थे। उन्होंने एक और नैरेटिव पोएम भी लिखी थी जिसका नाम था अ लवर्स कंप्लेंट। शेक्सपियर के सोनेट्स जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था 154 सोनेट्स टोटल शेक्सपियर ने लिखे थे, ये पब्लिश हुए थे 1609 में, 1609 में। उनमें से ऑलरेडी 2 सोनेट 138 एंड 144 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे, अपीयर कर चुके थे पैशनेट पिलग्रिम में, हालांकि शेक्सपियर की परमिशन के बिना। ऐसा बोलते हैं कुछ स्कॉलर्स के शेक्सपियर ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग सीरीज़ एक्चुअली में प्लान किए थे। एक सीरीज़ में के अनकंट्रोलेबल लस्ट, एक शादीशुदा औरत के लिए ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन विच इज़ द हु इज़ द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, और एक अबाउट
love, conflicted love actually, for a fair young man who is the fair youth of the sonnets. हालांकि ये नहीं पता कि ये वाली जो दोनों फिगर्स हैं, दैट इज़ द डार्क लेडी एंड द फेयर यूथ, कि वो एक्चुअली में रियल में किसी इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और कि जो अथॉरियल आय है सोनेट्स का वो शेक्सपियर खुद हैं या नहीं। हालांकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे रोमांटिसिज्म वाले एरा के, वो ये उनका ये मानना था दैट विद सोनेट्स शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। अगेन important, again very very important, that Wordsworth believed that with the sonnets Shakespeare unlocked his heart। ये भी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे दोबारा पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ये वाली पर्टिकुलर लाइन, दैट विद sonnets शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। किसने बोला था, किस ऑथर के लिए बोला था, किस वर्क के लिए बोला था, ऑलराइट। या फिर आपको ऐसे पूछेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के सोनेट्स के लिए क्या बोला था। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने आगे आने वाली कितनी कितनी पीढ़ियों के राइटर्स को, पोएट्स को, वर्क्स को, म्यूज़िक को, ना जाने किस किस चीज़ को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। उनमें से उन्होंने कितने सारे बहुत नई नई चीज़ें लेकर आए वो वाली लिखने के तरीके में। लाइक एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको देती हूँ, जो शेक्सपियर से पहले सोलिलोकीज़ हैं, वो उससे पहले कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, या कुछ इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ की जाती थी। बट शेक्सपियर ने उनको कैसे यूज़ किया, कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है वो बताने के लिए। ओथेलो में इयागो की सोलिलोकीज, दे आर वेरी वेरी फेमस। आप जाकर एक बार देखेंगे उनको, अगर आपने पढ़ा है तो। शेक्सपियर वॉज द वन हु काइंड ऑफ चेंज्ड for what soliloquies can be used instead of what they are already being used for। उसके अलावा शेक्सपियर ने कितने सारे नॉवलिस्ट को इन्फ्लुएंस किया था, जैसे थॉमस हार्डी हो गए, विलियम फॉकनर, चार्ल्स डिकेंस। जो अमेरिकन नॉवलिस्ट हर्मन मेलविल हैं, उनकी जो कैप्टन एहाब है मोबी डिक में, ही इज़ अ क्लासिक ट्रैजिक हीरो, वो भी शेक्सपियर के किंग लियर से इंस्पायर्ड हैं। सैमुअल जॉनसन भी, जो कि एक बहुत बहुत फेमस ऑथर रहे हैं, उन्होंने भी शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा कोट किया है अपनी डिक्शनरी में। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर को वो सबसे ज़्यादा कोट करते हैं बजाय किसी और राइटर के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की माने तो शेक्सपियर जो हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग प्ले राइट हैं। ही इज़ ऑल्सो द थर्ड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन history। So with this we come to the end of today's video. I hope you liked it. In case there is anything else that you would like me to talk about on Shakespeare himself, please let me know. Apart from that I will be doing, मैं उनका पूरा जो वर्क्स हैं, जो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं एक्चुअली, जो उनकी ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, बहुत जल्द उनकी समरीज़ वगैरह की सेपरेट वीडियोस वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड प्लस आपके लिए जो क्रोनोलॉजी है शेक्सपियर के प्लेस की या फिर उनके सोर्सेज वगैरह की, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। अगर मैं इस वीडियो में उसको इंक्लूड करती तो वो बहुत लंबी हो जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, comment and subscribe to my channel so that you can come to know when I am uploading a new video. Thank you.